सोशल सेक्टर में या सामाजिक क्षेत्र में खासकर जो लोग सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं या समाज कार्य की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, हमारे ऐसे छोटे भाई बहन जो हैं, आप लोगों के लिए फील्ड वर्क में जाके काम करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो फील्ड वर्क में एक होता है रूरल कैंप यानी ग्रामीण शिविर जिसे हम कहते हैं। अब अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसकी जो मतलब होता है कि कितने दिन का हमें रूरल कैंप करना है, वो अलग अलग डिसाइड होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आज हमारे साथ डॉक्टर तुलिका शर्मा मैडम जुड़ी हैं। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैडम से समझेंगे कि रूरल कैंप के बारे में। रूरल कैंप यानी ग्रामीण शिविर क्या होता है, और इससे तमाम जुड़े हुए मुद्दों पर बात हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे स्टूडेंट्स को कि रूरल कैंप यानी ग्रामीण शिविर क्या होता है। जी रूरल कैंप या ग्रामीण शिविर, जैसा कि हम नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ग्रामीण मतलब गांव के एरिया में, किसी कस्बे में जाकर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और अन्य जो परिस्थितियां हैं, धार्मिक परिस्थिति, इन सभी के बारे में जानना, समझना, उस गांव की समस्याओं के बारे में जानना। और इसके लिए जैसा कि आपने पहले बोला कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग दिन हैं, अलग घंटे के हिसाब से भी रहता है। जैसे कई ओपन यूनिवर्सिटीज़ में उसमें आवर्स हैं, कितने घंटे का आपको एक कम्युनिटी वर्क करना है, उसको हम कम्युनिटी वर्क भी बोल सकते हैं। तो किसी एरिया विशेष में जाके वहाँ पे शिविर लगाना, वो होता है। शिविर में मतलब हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं और गांव की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम रूरल कैंप या ग्रामीण शिविर के नाम से जानते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि हम किसी गांव का चयन करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से, या फिर उस गांव में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, या कुछ समस्याएं हैं, तो हमने गांव चुन लिया और हम उस गांव में गए और वहां रहते हैं। हम जनरली हम कहाँ रुकते हैं मैडम? जनरली आप जब जाती हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जी, तो वहाँ स्टूडेंट कहाँ रुकते हैं, कहाँ व्यवस्था की जाती है? देखिए, वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग हमें जो स्थान है वो मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आंगनवाड़ी की स्थिति ठीक रहती है, आंगनवाड़ी हमें अवेलेबल करा दी जाती है। कहीं पंचायत भवन से हम सरपंच जी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें पंचायत भवन में एक रूम मिल जाता है। आप चाहें तो स्कूल में भी अपने लिए एक रूम ले सकते हैं। तो कई बार ये रूरल कैंप नाइट स्टे भी वहीं पे करते हैं, या कई बार सिर्फ आना जाना, मतलब 7 दिन आप जा रहे हैं और वापस अपने घर आ रहे हैं, कुछ घंटे वहां बिताते हैं। जैसे सुबह 8 बजे से गए, शाम को 5 बजे वापस आ गए, इस तरीके से भी वहां पर होता है। तो वो सरपंच जी से आप बात करिए, वहां के पंच जी से बात करिए, वो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको स्थान दे दें, जो भी प्लेस आपको अवेलेबल करा दें, वहां पे हम रुक जाते हैं। तो कुल मिला के हुआ कि जो सार्वजनिक भवन है जी, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, आप जी, देखेंगे गांव में, जी, वहाँ चाहे वो स्कूल हो सकते हैं, चाहे वो पंचायत हो सकती है, या सामुदायिक भवन भी हो सकता है जहाँ पे शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आप एज ए सोशल वर्कर के ट्रेनी होने के नाते, प्रशिक्षु होने के नाते आप वहाँ जाते हैं। उस गांव के जो सरपंच है या प्रधान है या जो भी हेड हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई हम हफ्ते भर या 5 दिन 7 दिन के लिए आपके गांव में समझने आपके गांव को आए हैं। आपके गांव में जो भी अच्छी चीजें हैं या मुद्दे हैं या समस्याएं हैं या किस तरह से आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो हम एक सोशल वर्कर के ट्रेनी होने के नाते हम यहाँ सीखने आए हैं, हमें यहाँ रहने की व्यवस्था जो है प्रदान की जाए, हमारी सहायता की जाए। तो इस तरह से आपने कहा कि हमारा रहने का हो गया। अब दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हम वहां जाते हैं तो क्या हम कोई फॉर्मेट या कोई कुछ
बिंदु, कुछ पॉइंट्स कागज पे नोट करके लेके जाते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य हैं, हम उनको सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ होता है सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल ऐसा होता है सर। प्लान करते हैं, पहले हम योजना बनाते हैं जाने से पहले रूरल कैंप जाने से पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके मेंटर्स हैं उनके साथ, जो आपके शिक्षक हैं उनके साथ प्लान बनाते हैं कि वहां जाके दो तरीके की बातें होती हैं इसमें। एक तो वहां जाके हम अलग अलग दिन क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, जैसे जो एजुकेशन संस्थाएं हैं, नहीं मतलब जिस दिन मतलब दिन के हिसाब से कि पहले दिन हम ये करेंगे, पहले दिन ये करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, इस तरीके से हम एक्टिविटीज डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा, हम ये पहले से ही एक शेड्यूल बना लेते हैं, है ना, अनुसूची जिसको हम बोलते हैं, वो हम पहले से बना लेते हैं, क्योंकि हमें गांव की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भी जो समस्याएं हैं गांव में उनको जानना है। तो शेड्यूल हम बना लेते हैं और उसी शेड्यूल से हम सर्वे का काम करते हैं, तो हमें ये सारी जानकारी वहां से मिल जाती है। तो दो बातें निकल के आई आपकी बातों से। पहला तो यह है कि जब हम कभी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, और इसीलिए देखेंगे कि सोशल वर्क के सब्जेक्ट में आप प्रबंधन या मैनेजमेंट का विषय पढ़ते हैं जी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये आपका, कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले अगर एक हफ्ते के लिए ग्रामीण शिविर लगाने जा रहे हैं या वहां भाग लेने जा रहे हैं एज ए ट्रेनिंग सोशल वर्कर, प्रशिक्षु सामाजिक कार्यकर्ता, तो आप अपने जो भी शिक्षक हैं, जो भी आपके कंसर्न्ड हैं संबंधित विभाग के, उनके साथ बैठ के आप प्लान बनाते हैं कि सर या मैडम हम 7 दिन में क्या क्या गतिविधियां करने वाले हैं। जैसे हम पहले दिन गए, हमने पहले वहां अपने लिए व्यवस्था बनाई रहने की, साफ सफाई किया हमने स्वयं, हमने स्टूडेंट्स को साथ में जोड़ करके। भोजन वहां कैसे होगा, दिन भर हम रहेंगे, काम करेंगे, तो खाना कौन बनाएगा विद्यार्थियों में? हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? खाना, हाँ, स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, वो पहले से अरेंजमेंट कर लेते हैं। 1-2 दिन पहले गांव में जाके पता करते हैं। जैसे गांव में क्या है, कम बर्तन रहते हैं कॉमन, जो जैसे शादी ब्याह होते हैं जब गांव में, तो उन्हीं बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जाता है। तो गांव में कॉमन हम लोगों को मिल जाते हैं बर्तन, बड़े बड़े गंजी हो गए और जो भी खाना बनाने में चाहिए वो मिल जाते हैं। तो वो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। और वहां पे चूंकि इतने दिन भर रहना है तो कैसे भूख तो लगेगी, इसलिए वहीं गांव में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खाना बनाते हैं, और अलग अलग दिन अलग अलग ग्रुप खाना बनाता है और बाकी लोग अलग एक्टिविटीज करते हैं जी। तो जाने से पहले ही हम प्लान करेंगे ना कि हम वहाँ खाना क्या खाएंगे जी। और कुछ लोग, जैसे आपने बताया, ग्रुप में भोजन की व्यवस्था करेंगे, कुछ लोग गांव वालों के साथ या वहाँ समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे हम 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन वहाँ रह रहे हैं, तो पहले दिन हम क्या काम करने वाले हैं? क्या हम एक सामाजिक चेतना के लिए, क्या हम वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हैं गांव वालों को, या चिकित्सा शिविर, हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं कि किसी को बीपी है, शुगर है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो हमने जो संबंधित जिला के, जो वहाँ संभाग के या जिले के या ब्लॉक लेवल पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके डॉक्टर, नर्सेस या उनसे कोऑर्डिनेट कर लिया और उनको वहां बुला लिया। दूसरे दिन हमने पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर लगवा दी। तीसरे दिन हमने रैली निकाल दी स्कूल में। चौथे दिन हम स्कूल में चले गए, बच्चों को पढ़ा दिए। 5वें दिन हमने साफ सफाई, पानी पीने, खाने, हर चीज की व्यवस्था देख ली। तो इस तरह से हर दिन का हम पहले ही नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और अपने प्रोफेसर्स या जो टीचर्स या गाइड जो होते हैं, आपके मेंटर, उनके साथ हम जाते हैं, वहां देखते हैं, चीजों को समझते हैं। ये तो हो गया पहला मतलब मुद्दा, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि शेड्यूल लेके जाना या अनुसूची हम लेके जाते हैं। पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मैं इस चीज को, मुझे लगता है कि ये तो अच्छी तरीका है ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ब्लैंक पेपर और पेन लेके जानी चाहिए। हमें गांव में या समुदाय में या कस्बे में जहां भी हम कैंप लगा रहे हैं, वहां जाके खुले मन से देखना चाहिए कि वहां बेस्ट प्रैक्टिसेस या अच्छी चीजें उस गांव की, उस समाज की, समुदाय की क्या है, और उनको फिर नोट करना चाहिए। और फिर उनमें से आपके मन में जिज्ञासाएं निकलेंगी, प्रश्न आएंगे आपको,
और आप पूछते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो दो तरीके हैं, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं हम किसी भी काम को करने के। एक, जैसा मैडम ने बताया कि अनुसूची या शेड्यूल या चीजों को हम पहले से सोच के विजुलाइज करके जाते हैं कि हमें ये जानकारी लेनी है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो कुछ बताएंगे मैम, सूची में अनुसूची में क्या क्या चीजें रहती हैं? जैसे किसी भी परिवार में कि परिवार के सदस्य कितने हैं, उसमें शिक्षित कितने हैं, तो ये मालूम चल जाता है कि लड़कियां कितनी शिक्षित हैं, लड़के कितने शिक्षित हैं, और गांव में आपको किन किन प्रकार की समस्याएं हैं, आपका पीने का पानी है कि नहीं, पीने का पानी है कि नहीं, आपका व्यवसाय क्या है। तो इससे ये मालूम चलता है कि कृषि पर, ज्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित है, किनकी खुद की जमीन है, किनकी नहीं है। तो ये सारी चीजों से ये इसलिए बनाई जाती है शेड्यूल, जिससे कि एक कॉमन डाटा निकल के सामने आए। हालांकि हम लोग स्टूडेंट्स से बोल देते हैं कि आपको अगर कुछ अलग से भी जानकारी मिलती है तो उसको भी नोट डाउन करिए, किसी भी चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसके अलावा भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, और उनको जहां पे भी लगता है, खुद भी स्टूडेंट इतने अवेयर होते हैं, जहां पे भी लगता है वो लोग जानकारी खुद अपने आप पूछ लेते हैं। लेकिन शेड्यूल हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि कॉमन डाटा आ जाए कि ड्रॉप आउट लेवल कितना है गांव का, ड्रॉप आउट किन बच्चों किस में ज्यादा हो रहा है, बालिकाओं में ज्यादा हो रहा है कि बालक में ज्यादा हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कॉमन समस्या निकल के सामने आ जाती है। जैसे हाल ही में अभी हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने शेड्यूल, हाल ही में अभी एक गांव गए थे, तो शेड्यूल में लिखा था कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है कि आपके घर परिवार में, तो वहां पे एक कॉमन ज्यादातर जो बीमारी होती है वो निकल के सामने आई। तो इसीलिए ये शेड्यूल बनाना जरूरी रहता है। उसके अलावा भी आपको जो लगता है वो खुद भी पूछिए, और दूसरा ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार गांव वाले कभी कभी गलत या झूठी जानकारी भी हमें देते हैं, तो आपको खुद भी ऑब्जर्वेशन करना है। जी, तो अब फिर इसमें दो तीन बातों का जन्म यहीं से प्रारंभ होता है। पहली बात तो जो आपने कहा कि शेड्यूल बना लिए, तो एक सामान्य जानकारी जो हमको एक सोशल वर्कर, ट्रेनिंग वर्कर के नाते समझनी चाहिए, वो हमें मिल गई। दूसरी चीज ये है कि ऑब्जर्वेशन जो आपने कहा, या अवलोकन करना, हमें खुद देखना है वहां पे कि क्या ये जो जानकारी हमें बताई जा रही है, हमें जो प्राप्त हो रही है, वो उसी तरह से वहां विद्यमान है कि नहीं, गांव में उपस्थित है कि नहीं। अब कोई कह रहा है कि हम पीने का पानी जो है वो कुएं से लेते हैं या नल से लेते हैं, या हमारे यहाँ जो है कनेक्शन है नल का, जो भी पंचायत के टंकी पानी की बनी हुई है उससे कनेक्शन दिया हुआ हम पीते हैं। तो हम वहां जाके देखें भाई कि क्या एक्चुअल में इस तरह से चीजें हैं क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गांव में जो हमारे रहते हैं लोग, हमारे ग्रामीण जो हमारे भाई बहन है या जो लोग हैं, उनको लगता है कि ये सरकार के आदमी तो नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये क्या जानकारी ले रहे हैं हमारे गांव के बारे में, अच्छा या बुरा, या क्या लिखेंगे, कहाँ करेंगे। तो हालांकि आप पहले ही जाके उनको सारी बातें बताते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं, एक आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार उनको लगता है कि ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, विद्यार्थीगण, और ये पता नहीं क्या करेंगे इस जानकारी का जो ले रहे हैं। तो ऑब्जर्व करना, देखना। तो 2022 में हम लोग छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर जिला है, और बस्तर जिले में एक गांव है सरगी पाल। तो सरगी पाल में हम लोग गए, और मैंने वहां ये ऑब्जर्वेशन पाया, ऑब्जर्व किया कि वहां गांव में सबके यहाँ टाटा स्काई लगा हुआ, या वीडियोकॉन का डीटीएच लगा हुआ, डायरेक्ट टू होम। तो उस, और फिर कई घरों में तो हमको जाने का मौका मिलता है, कई घरों में नहीं मिलता है। तो हमने ये पाया कि भाई छत्तीसगढ़ में चूंकि बिजली है गांव में ज्यादा आ रही है, दूसरा लोगों में एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए जागरूकता या जिज्ञासा ज्यादा है। तो कोई भी व्यक्ति पहले अपनी बेसिक बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करता है, उसके बाद फिर वो जाता है एंटरटेनमेंट के ऊपर या मनोरंजन के ऊपर। तो सबके यहाँ ऑलमोस्ट हमने देखा कि सरगी पाल में, आप भी आके देख सकते हैं कि वहाँ टाटा स्काई, डीटीएच जो भी है, वीडियोकॉन का अलग अलग कंपनियों के लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक
और आर्थिक जो विकास हुआ है या जो लोगों में जागरूकता है वो आपको देखने को मिलती है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया। बाकी हर तमाम चीजें हम देखते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, हमने शेड्यूल के हिसाब से बना लिया, अपनी चीजों को इकट्ठा कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एविडेंसेस या साक्ष्य या सबूत कि मैडम और सर हम इस रूरल कैंप में आए हैं, तो हम फोटो और वीडियो बनाना, इसका कितना महत्व है ये? बिल्कुल सर, ये फोटोज जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक तो हमें अपनी रिपोर्ट्स में लगाना होता है, दूसरा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में भी वो रिपोर्ट जमा होती है। तो वो एक हमारे पास साक्ष्य ही होते हैं कि हम उस जगह पर गए और हमने ये एक्टिविटीज़ की। और आजकल तो जीपीएस वाला जो कैमरा होता है उसमें फ़ोटो लेने का चलन है, जिससे उसमें लोकेशन भी आ जाता है, फोटो में डेट भी आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो उसमें ये नहीं रहता कि कहीं की फोटो हमने कॉपी करके हाँ अपना लगा दिए, ये उसमें नहीं रहता है। इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में फोटोज हो गई हैं। तो फोटोज लेना हर एक्टिविटीज का सर्वे करते हुए या जो जो अलग अलग आप जो शिविर लगा रहे हैं उनका फोटोज होना, ये बहुत ज़रूरी होता है जी। तो आप लोग जो लोग गांव में या जो भी स्टडीज करते हैं, तो अगर फोटोग्राफ्स रहते हैं तो पहले तो परमिशन वहां अगर किसी की ले रहे हैं तो थोड़ा आप उनको बता दें आप पहले ही कि भाई हम आपको ये फोटो ले रहे हैं अपनी यादों के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो कागज पे लिखने से नहीं होता है। डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग परमिशन उनकी लेके जो व्यक्ति है उनसे कर रहे हैं। आप वीडियो फॉर्मेट में भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे अभी हम आपके सामने जुड़े हैं, तो ये एक तरह से हमारा डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस हो गई। फिर कागज पे तो पेपर पे रिपोर्ट तो हम प्रतिवेदन तो लिखते ही लिखते हैं। तो फोटोज का जीपीएस इनेबल्ड जो आजकल मोबाइल कैमरास में आ गए हैं, मैडम ने कहा, वो आप रखें। वो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो नैक का जो सेल है, नेशनल असेसमेंट जो ग्रेडिंग हमको देते हैं, तो उनके रिपोर्ट में आपको तो जीपीएस इनेबल्ड रिपोर्ट जो फोटोज रहेंगी वो रिपोर्ट में लगाएंगे। तो उससे ये वैलिडेट होगा, इससे ये सत्यापित होगा कि आपने, आपके डिपार्टमेंट ने इस दिन, इस तारीख, इस समय को जाके इस फला गांव में आपने अध्ययन किया। तो आपने बहुत सही कहा मैडम। एक लास्ट जो बिंदु बचता है फिर कि हमने पहले नियोजन किया, एक गांव में या कस्बे में हमने जाके शिविर लगाया, 4-5 दिन हमने गतिविधियां की, वहां जाके एक्टिविटीज की, समाज कार्य से जुड़े जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है उनको जाके वहां देखा, उनको समझा, एनालाइज करने, डेटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाने पे हम पहुंचते हैं। तो अब जो रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बारे में या प्रतिवेदन लिखने के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, रिपोर्ट बनाना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने हर दिन जो जो एक्टिविटी की है उसकी हमें एक रिपोर्ट बनाना रहता है। और सबसे पहले उसमें तो गांव के बारे में लिखना है, मतलब वो कौन सा गांव है, गांव की जनसंख्या कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, जनरल, ये सभी के कितने कितने वहाँ पे लोग हैं, है ना, बालिकाएं कितनी शिक्षित हैं, बालक कितने शिक्षित हैं। तो ये जो कॉमन डाटा है वो हमें लेना होता है। और फिर डेट वाइज जो हमने एक्टिविटीज की कि फर्स्ट डे हमने गांव का भ्रमण किया, फिर गांव का हमने सर्वे का काम स्टार्ट किया। तो सर्वे के काम में आपको कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। फिर आप तीसरे दिन मान लीजिए आपने मानचित्र बनवाया। मानचित्र के बारे में बताना चाहूंगी कि मैप भी हम लोग गांव का बनाते हैं, वो भी उसमें ग्रामीण लोगों की जो सहभागिता रहती है। और मैप 4 प्रकार के बना सकते हैं: सामाजिक मैप, सोशल मैप, संसाधन मैप, रिसोर्स मैप, चपाती मैप, और एक होता है मौसमी, सीजनल मैप। ये 4 प्रकार के मैप होते हैं
तो सोशल सामाजिक मैप में हमें सोशल जानकारी मिल जाती है। हम गांव वाले से बोलते हैं कि आप बताइए किसका घर कहाँ पर है, किसका घर कहाँ पर है, तो बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले, अरे उसका घर यहाँ है, अरे सोमारू का घर यहाँ है, अरे बुधरू का घर यहाँ है। अगर कोई गलत बताता है तो उसका करेक्शन करते हैं, तो बहुत एंजॉय करते हैं इस मैप बनाने में जी। फिर रिसोर्स मैप में मतलब कहाँ पर हेड पंप है, कहाँ पर उचित मूल्य की दुकान है, कहाँ पर हेल्थ जो स्वास्थ्य केंद्र है, कहाँ पर स्कूल है, तो ये हो गए रिसोर्स मैप। इससे हमें ये मालूम चलता है कि रिसोर्स मैप कितनी कितनी दूरी पे है और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। फिर होता है चपाती मैप। चपाती मैप में हम गांव वालों का जो दूसरी संस्थाएं हैं, जैसे हेल्थ स्वास्थ्य की संस्था है, शिक्षा की संस्थाएं हैं, कृषि की संस्था है, इनसे किस तरीके का संबंध है, अच्छा संबंध है या बुरा संबंध है, और ये संस्थाएं गांव से कितनी दूरी पर है, तो ये चीज़ें हमें चपाती मैप से पता चल जाता है। और सीजनल मैप, मौसमी मैप से हमें ये मालूम चलता है कि उस गांव में किस किस सीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कृषि जनरली हम जानते हैं अगस्त से लेके शायद जनवरी फरवरी तक कृषि का काम चलता है। फिर मान लीजिए लकड़ियां का कब बीनने जाते हैं, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं कृषि, लकड़ी, महुआ, और जो पत्ते मिलते हैं तेंदू पत्ता या जो इमली, अन्य जितने जो रिसोर्सेस वहां पर होंगे गांव में वो लिख लेते हैं, और ऊपर लिख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा। फिर जिस मौसम में माह में जो चीज़ मिलती है उसमें टिक लगाते थे। तो ये 4 मैप भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से डे वाइज जो आपने एक्टिविटीज़ की है उसको हम उसमें लिखते हैं डिटेल में। फिर वहाँ की जो इतने दिन आपने काम किया, क्या समस्याएं निकल के सामने आई उस रूरल कैंप में, फिर आपने क्या अनुभव किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी रूरल कैंप करते समय, और लास्ट में जो आप अनुसूची बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसको भी अपने रिपोर्ट में लगा सकते हैं। तो ये हमें रिपोर्ट इस तरीके से बनाना ज़रूरी रहता है। प्रॉब्लम ट्री बना सकते हैं, है ना। जैसे आप समस्याएं लिख रही हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें ट्री बना दीजिए, पेड़ टाइप का बना दीजिए, और ऐसा एक यहाँ पे समस्या, एक यहाँ पे समस्या, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जी, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिव वे में मैम बताया कि किस तरह से हमें जाके वहाँ देखना है, चीज़ों को समझना है और मैपिंग करनी है रिसोर्सेस की, या जो भी 3-4 तरीके से आपने 4 तरीके से बताया कि संसाधन है जो है उनके बारे में। और ये इसलिए एक्सरसाइज की जाती है ताकि क्लासरूम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई चीजें उतना समझ में नहीं आती हैं जितना हम फील्ड में जाके देखते हैं और फिर सोचते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी लर्निंग, हमारी ग्रास्पिंग जो है वो ज्यादा होती है, हमारी समझ ज्यादा विकसित हो पाती है। और जब हम सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से अपने सहपाठियों के साथ में, अपने शिक्षकों के साथ में, समाज समुदाय के साथ जब हम बैठते हैं तो फिर हमें एक बहुत बढ़िया समझ विकसित होने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है या प्रतिवेदन लिखना कि हम 7 दिन वहां कैंप में गए, शिविर में गए, वो अपने आप में एक क्रिएटिव टास्क है, एक रचनात्मक कार्य है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो गांव की जानकारी है या शिविर की जो आपने लगाया उसमें क्या निकल के आया, और एक सोशल वर्कर को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को समस्याओं को, अच्छी बातों को, मुद्दों को किस तरह से देखना है, समझना है। और अगर वहां आप काम के लिए जाते हैं, फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, आगे भविष्य में आपके MSW BSW के बाद किसी संस्था के साथ, तो आप किस तरह से वहां काम करेंगे, किन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, जैसे आपने बताया, वो बहुत ही क्रिएटिव टास्क है। और अगर आप अच्छी रिपोर्ट लिखते हैं, अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप
MSW के 2 साल के प्रोग्राम में आप उन रिपोर्ट्स को बना के रखिए, उसमें फोटोग्राफ्स बना के रखिए, लगा के अच्छे से सजा के रखिए और उसकी एक फाइल बना लीजिए आप। और जहां कहीं भी आपको नौकरी के लिए बायोडेटा आप भेजते हैं, वहां पे आप उस रिपोर्ट को लगाइए। तो लोग आपको देखेंगे, आपकी रिपोर्ट को देखेंगे कि भाई ठीक है, इन्होंने ये फील्ड में गए, इन्होंने ये चीजों को समझा और इसकी रिपोर्ट बनाई, देखिए ये रिपोर्ट है। तो अब किसी भी संस्था में आप कहीं पे भी, पूरे विश्व में कहीं भी आप काम करें या करेंगे आप, तो आपको रिपोर्ट बना के लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी रिपोर्ट लिखने का, अभ्यास हो जाएगा, उतना ज्यादा आपकी जो है एक तरह से ये कौशल है, एक तरह से स्किल है, उतना अच्छा होगा। तो मैडम आप भी तो बहुत रिपोर्ट बनाती होंगी, आपके यहाँ जो काम करते हैं या कुछ भी गतिविधियां होती है, तो अगर कोई स्टूडेंट आपको कहे, हेल्प करे जी, कुछ स्टूडेंट्स करें कि मैडम हम आपकी रिपोर्ट बना देंगे, आप बस चेक कर लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसी तरह से अगर आप अपने जो भी आपके सुपीरियर हैं, आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं, अगर उनको आप सपोर्ट करते हैं, उनको आप जो है रिपोर्ट बना के देते हैं, तो उनको कुछ और काम में समय मिल जाएगा और आपके लिए उनके मन में एक सम्मान, एक जो चीजें हैं वो और अच्छी विकसित होती हैं और आपके लिए रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता के अवसर बनते चले जाते हैं। तो रिपोर्ट लिखना बहुत जरूरी है। आजकल कोविड के बाद में, कोविड-19 2019-18 के बाद में आप देखेंगे कि वीडियो का जमाना आ गया है। तो अगर आप जाते हैं और कुछ आप वहां वीडियोस बनाते हैं, कुछ इंटरव्यूज लेते हैं और आप उसको रखते हैं रिकॉर्ड में, तो वो भी आपको बहुत काम आता है बाद में। तो मैडम हम लोगों ने बहुत ही कम समय में कोशिश की है कि हमारे जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BSW के हो या MSW के हो या फिर PhD जो लोग कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, उनको हम फील्ड वर्क या रूरल कैंप या कम्युनिटी वर्क के बारे में इतने कम समय में समझा पाए। तो आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स से? मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे कि 7 दिन हम रहते हैं तो हमें कुछ विशेष प्रकार की वहाँ की समस्या का पता चलता है जी। कि जैसे कि मान लीजिए किसी गांव में बाल विवाह ज़्यादा है, किसी गांव में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, किसी गांव में लोग पर्यावरण के लिए अवेयर नहीं है। तो लास्ट में या किसी भी एक दिन जब आपको समस्या का पता चल जाता है कि इस विशेष प्रकार की प्रॉब्लम इस गांव में है, तो उससे संबंधित कोई नुक्कड़ नाटक करिए वहां पे, जिससे लोग अवेयर हो कि जो चीज वो चीजें ना करें। जैसे हम लोग गांव गए थे तो हमें मालूम चला कि बाल विवाह की वहां पे प्रॉब्लम है, तो हम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बाल विवाह के ऊपर नुक्कड़ नाटक किया। तो इससे क्या है कि लोग जागरूक होते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत चीज है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो भी रूरल कैंप करते हैं, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, चाहे वो रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, वो इन चीज़ों को ज़रूर करें, थोड़ा क्रिएटिव चीज़ों को करें। मतलब लोगों का ध्यानाकर्षण करें आप, उनका ध्यान जो है विभिन्न सामाजिक मुद्दे जो हैं, जो जैसे आपने बताया उस गांव की, उस समुदाय की है चीजें, उनको आप लेके आए और वहां लोगों को जागरूक करें। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ एक समझ विकसित करने में हम अपनी भूमिका जो है निभा पाए होंगे। आपको कैसा लगा आज का ये हमारा ये चर्चा जो है, वो हमें आप जो है मैसेज करके, कमेंट करके या लाइक करके, आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बताइएगा जरूर, फिर मिलते हैं अगली बार।